संदीप आ गए हैं, सीमा आ गई है। सर सब आएंगे तब तक एक क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। ओके, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। एक एक सेकंड में आपका माइक ऑन कर रहा हूं, तो आप वैसे बता दीजिए। आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए। सीमा, सीमा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बेटा, एक्सेप्ट कीजिए उसको, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए। क्या आपके पास में कोई मैसेज नहीं आ रहा है क्या सीमा? हाँ तो वो मैं भेज रहा हूँ आपको, आप उसको क्लिक करके और उसको एक्सेप्ट कीजिए। दोबारा भेज रहा हूँ मैं, एक बार देखो। हाँ, अब देखिए एक बार। छोड़ो, कुछ नहीं। आप ऐसे ही बता दीजिए सीमा, क्या क्वेश्चन है आपका। सीमा क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताइए फटाफट। अरे तो ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऐसे पूछोगे तो सर, आप मेरे से फोन करके और फिर पूछ लीजिएगा। फोन कर लेना आप, ठीक है? अलग से फोन कर लेना। ओके, चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी इको की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं बेटा कि जो हम पढ़ रहे थे क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स, पहला मेथड था क्वालिटेटिव और दूसरा था क्वांटिटेटिव। या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव पहला था, क्वालिटेटिव दूसरा था। तो उसके अंदर हमने जो जितने सारे मेथड थे वो सारे पढ़ लिए थे। मैंने सब चीजें बता दी थी उसके अंदर। तो पांचों क्वालिटेटिव के अंदर भी पांचों चीजें हो गई थी। अब आज हम पढ़ेंगे आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर जो पांच इसके तरीके हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के, ये पांचों मैंने करवा दिए थे। आपको इनमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता दीजिए। उसके बाद में हम आरबीआई का स्टार्ट करते हैं, वह अगर नहीं है तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए फटाफट जल्दी, है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम?
जल्दी बताइए। वेरी गुड। ये ऐसे बच्चे होने चाहिए, होनहार, बहुत अच्छे बच्चे, जिनको, क्योंकि एक बार में समझाते समझ आ जाता है, और बाकी तो बस समझाओ सर, ये देखो संदीप, ये बिगड़ गया, ये बस संदीप। मॉरल परसुएशन का मतलब होता है बेटा संदीप, कि जैसे कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करती है, एडवाइस करती है और डायरेक्शन देती है कमर्शियल बैंक को कि प्लीज प्लीज करके बात करती है, मतलब कहने का ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हार्डली बिहेव करती है, प्लीज करके बात करती है, रिक्वेस्ट करती है कमर्शियल बैंक से कि प्लीज आप क्रेडिट पे कंट्रोल करिए। तो एक एक नैतिकता जिसको अपन बोलते हैं ना, एक जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं एथिक्स, एथिकल मैनर में, कि उनको फिर ऐसा लगता है यार बहुत हमको ये चीज को मानना चाहिए। तो एक मॉरल परसुएशन उसी को बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट के मैनर में, कोऑपरेटिव मैनर में, वो कमर्शियल बैंक को कहती है, एडवाइस देती है, डायरेक्शन देती है कि आप प्लीज अपने क्रेडिट पे क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। बोलो, आप समझ में आया क्या? समझ आया क्या? चलिए, अब आरबीआई क्या है ये बताएगा कोई? आरबीआई कौन बताएगा? आरबीआई ऐसे मत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे मत लिख देना, ये तो फुल फॉर्म हो गई। वेरी गुड गगन, गगन वेरी गुड गगनदीप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वेव, ये आंसर परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारे इंडिया का क्या है, ये सेंट्रल बैंक है। जैसा कि मैंने अमेरिका का बोला, पूछा था आपसे, तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन सा है? अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन सा है? ये देखो, विनय, विनय महाराजा बारे। अमेरिका का सेंट्रल बैंक। आरबीआई इज अ बैंक विच रेगुलेट और कमर्शियल बैंक, ये भी आंसर सही है। फेडरल रिजर्व बैंक, यशराज ने भी आंसर दे दिया शॉर्ट में, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है यशराज। संजना ने भी दे दिया, तो इसका मतलब सारे के सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। निकिता, कहाँ हो आप? कहाँ गुम हो गए? यहीं पे ही हो क्या? एक भी आंसर का जवाब नहीं मिल रहा है, किधर? ऐसे ऐसे फूल, फूल की तरह हो तो फूल बने रहो। वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आरबीआई जो है ना, वो एस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। एस्टेब्लिश हुई थी कब? 1935 में, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुई थी। और इसका सबसे पहला जो सेंट्रल जो ऑफिस था वो था कोलकाता के अंदर। ठीक है ना? कहाँ पे था? कोलकाता। कोलकाता में एक बहुत अच्छा ब्रिज भी है, वो कौन सा है? जानते हैं कोई? नो सर, ऐसी फालतू बातों को ध्यान ही नहीं देते सर हम तो। नहीं जानते सर। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, देखिए।
गंगा नदी जो है उसकी एक धारा है जो जिसका नाम है हुगली, हुगली नदी। हुगली नदी पर ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज। ठीक है ना। और उसके एक तरफ बेलूर मठ है। बेलूर मठ जिसको अपन बोलते हैं आपके स्वामी विवेकानंद जी का मतलब आश्रम है, बहुत बड़ा। तो वो बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें बताने के पीछे ये मकसद है कि आपको याद रहे कि हाँ, कोलकाता में सर ने बताया था कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आरबीआई बैंक का, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई। एंड देन उसके बाद में ये जो हेड ऑफिस जो है 1937 में ट्रांसफर हो गया था। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पे ट्रांसफर हो गया था? मुंबई में। और फिर उसके बाद उस समय ये बैंक जो था ना आरबीआई बैंक, ये प्राइवेट बैंक था। कौन सा बैंक था? प्राइवेट ऑनरशिप में था, गवर्नमेंट की ऑनरशिप में नहीं था। 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट मतलब बना था 1935 में आरबीआई। ठीक है। अब उसके बाद में 2 साल बाद में 1937 में मुंबई मतलब महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में आरबीआई का हेड ऑफिस वहां पे बन गया 2 साल बाद में। वहां पर बनने के बाद भी आरबीआई प्राइवेट ऑनरशिप में था, प्राइवेटली ही, मतलब गवर्नमेंट का इनका कोई भी कंट्रोल इसके ऊपर नहीं था, प्राइवेट ऑनरशिप में था। लेकिन फिर 1949 में इसका क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण। पहले कैसा था? वो निजीकरण, प्राइवेट क्षेत्र में था। राष्ट्रीयकरण हो गया, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक बन गया आरबीआई। ठीक है। नेशनलाइज्ड बैंक बन गया कौन? आरबीआई। तो हमारा जो आरबीआई, जैसे आरबीआई की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एक अलग एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक एक्ट अलग बना हुआ है बैंक का। वो कब बना था? जैसे अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 1932, बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बना हुआ है, वो बना था 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब बना था? 1949 में। और उस समय आरबीआई बैंक को क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज्ड कर दिया गया था, नेशनलाइज्ड बैंक बना दिया गया था। ठीक है। तो अब आरबीआई में यदि कोई जाना चाहता है तो आरबीआई के भी बहुत सारे एग्जाम लगते हैं, वैकेंसीज निकलती रहती है। आरबीआई के एग्जाम दीजिए और आप आरबीआई के अंदर जा सकते हैं। आरबीआई की देखिए अलग अलग पोस्ट आपको दिखा रखी है, एक पूरा का पूरा लाइन बनाकर सीक्वेंस वाइज। सबसे ऊपर की जो पोस्ट है वो गवर्नर की होती है, फिर उसके बाद में डेप्यूटी गवर्नर की होती है, फिर उससे छोटा होता है एग्जीक्यूटिव गवर्नर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जर्नल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्टिंग स्टाफ। ये सारे क्या है? सीक्वेंस वाइज इसके अंदर इनकी पोस्ट दे रखी है। ठीक है। तो आप भी कभी आरबीआई के अंदर जाना चाहते हो और आरबीआई में काम करना चाहते हो तो आरबीआई की वैकेंसीज निकलती है, उसका एग्जाम भी होता है। फाइट कीजिए एग्जाम और उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बड़े बड़ी जो पोस्ट होती है गवर्नर की और इनकी, ये पर्टिकुलर कोई एग्जाम देकर फिर नहीं होती है। ये तो कोई डिपार्टमेंट में कहीं दूसरे डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट उसको उसका डिपार्टमेंट का ऑनर बना देती है, आरबीआई का ऑनर बना देती है। जैसे कि उर्जित पटेल, ठीक है ना, और रघुराम राजन। ठीक है। ये सब क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर
रह चुके हैं। ओहो मंथन, गुड मॉर्निंग मंथन, आओ 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 आओ। बिल्कुल। देखो, अब आपका पता ही नहीं चलता कि आप क्लास में हो या नहीं हो। अब आपने आंसर दिया है। ये क्या लिखा आपने? सुब्बा राव, वेरी गुड। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे आरबीआई के गवर्नर? श्रीकांत दास। श्रीकांत दास। कौन थे बताइए? श्रीकांत दास। श्रीकांत दास से पहले? आई जी पटेल। बेटा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को तो लगाया गया था मुकेश अंबानी के, वो है जीजू सा है या क्या लगते हैं, कुछ ऐसा लगते हैं उर्जित पटेल। या फिर, हाँ जी, नहीं, कुछ है, मतलब उसके लगते में ही है, मुकेश अंबानी के। और रघुराम राजन को हटाया गया था वहां से। उससे पहले तो निर्मला सीतारमण थी। चलिए, तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, चलो ये बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी। निर्मला जी थी। चलिए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आरबीआई का, वैसे अभी मैंने जिससे एस्टेब्लिशमेंट बताया था वो हुआ था 1935 के अंदर, ठीक है ना? तो आरबीआई जो एक्ट बना था, देखो, एक्ट पहले ही बन गया था 1934 के अंदर। 1934 के अंदर आरबीआई का एक्ट बन गया था, आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 के अंदर, ठीक है? आरबीआई का एक्ट बन गया था 1934 में, और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1930। और एस्टेब्लिशमेंट के 2 साल बाद में वो मुंबई में उसका हेड ऑफिस ट्रांसफर हो गया था। और 1949 के अंदर आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि आरबीआई के अंदर किस अपॉइंटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
जो अपॉइंट किए जाते हैं वो कैसे होते हैं वो देखो। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड फॉर 4 ईयर, 4 सालों के लिए अपॉइंट किया जाते हैं। गवर्नमेंट जो होती है फुल टाइम उसके कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। आरबीआई के अंदर डायरेक्टर जो होते हैं वो एक तो गवर्नर होता है, और इसके नीचे इसके अंडर में डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं वो मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि 4 ही होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं? 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसके अंदर आपके 10 डायरेक्टर इन डिफरेंट एरिया। अलग अलग एरिया का मतलब ये हो गए, ऐसे नहीं है कि एक तो मंथन के गांव से आएगा, और एक एशिता के गांव, मतलब ये क्या बोलते हैं, गगनदीप के गांव से आएगा, एक संदीप के गांव से आएगा, एक सीमा के गांव से आएगा, ऐसे नहीं। एरिया का मतलब हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनके क्या होने चाहिए? डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, सही है बेटा, बहुत अच्छी बात है फिर तो कहने का मतलब है जो वो गवर्नर बनेंगे, जो कि इलेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो वो 10 तो क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट से इलेक्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे। और 4 उसके अंदर जो डायरेक्टर होंगे, 1 फ्रॉम ईच रीजनल बोर्ड। ठीक है, 4 उसके अंदर जो डायरेक्टर होंगे वो क्या होंगे? उनमें हर एक 1 फ्रॉम ईच रीजनल बोर्ड, रीजनल बोर्ड है आरबीआई का, उसके अंदर वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो उनसे वो 4 डायरेक्टर अलग होने चाहिए। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 16 हो गए। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 16 हो गए। तो ये कौन है? नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर, जो कि अपॉइंट कौन करता है, इलेक्ट कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारा जो है आरबीआई के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आरबीआई का क्या क्या काम है, आरबीआई क्या क्या करती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको भर के लेके आ जाओ। आरबीआई के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं क्या क्या काम करती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नोट छापने का काम किसका होता है? नोट छापने का काम किसका होता है? आरबीआई का। तो सबसे पहले यही फंक्शन अपन को लिखना है इसके अंदर, फंक्शन ऑफ आरबीआई के अंदर, इश्यू ऑफ करेंसी वो कौन करता है? आरबीआई करता है। बस इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जितने भी नोट हैं वो तो छापता कौन है? आरबीआई। और 1 रुपया है वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। कौन है? निर्मला सीतारमण। वो यही पे पढ़िए इसमें। अब इसमें मैं कैसे ढूंढूं? अब इसमें देख लो। तो इसमें देखिए इशू ऑफ करेंसी, इसके अंदर मैंने बताया आपको इशू ऑफ करेंसी, तो वो आप देख भी रहे होंगे इसके अंदर। जी, वैसे बीच में क्लास में आपको 1 रुपए के लिए मैं बोल रहा था, जो 1 रुपए का जो नोट होता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर उसके ऊपर साइन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर छापते हैं। ये देख, ये पूरी मत बता देना। अब तो चल जाए यहाँ से। तो
अभी देखिए इशू ऑफ करेंसी नोट के लिए मैंने आपको बताया ये जो वर्क होता है वो किसका होता है, आरबीआई का होता है। और इसके अंदर जितने भी आज तक के 2000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, और जो मंथन के पास 1000 रुपए का भी नोट पड़ा हुआ है, वो नोट भी आरबीआई छापती है। पड़ा हुआ है ना मंथन? वेरी गुड। तो बिल्कुल वो नोट, जो पुराना नोट है ना, वो मंथन के पास पड़ा है। जिसको भी देखना है वो चले जाना और एक बार देख लेना। मेरे को भी दिखाया था इसे मंथन ने। तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट की बात करें तो इसके अंदर अभी अभी मैंने बताया था, 1 रुपए के अलावा जितने भी सारे रुपए हैं वो तो कौन इशू करती है, आरबीआई। और 1 रुपए के जो नोट को इशू करने का काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं फाइनेंशियल सेक्रेटरी के। ठीक है, तो वो कौन है आपको मैंने बता ही दिया। तो इसके अलावा अभी मैंने आपको ये भी बताया कि पहले हमारा जो रुपीस का सिंबल था वो केवल हम क्या लिखते थे, आर एस लिखते थे। लेकिन आजकल हम क्या करने लगे, मतलब र बनाकर और उसको क्या कर देते हैं, बीच में से काट देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, रुपी का सिंबल बन जाता है। तो वो तो सभी को पता है ही है। चलिए, तो ये एक फंक्शन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आगे बात करें मॉनेटरी अथॉरिटी की, तो मॉनेटरी अथॉरिटी के अंदर हम बात करें तो इसमें देखो लिखा हुआ भी है, इट फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, इट एग्जीक्यूट एंड रेगुलेट इट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइड सफिशिएंट लोन टू प्रोडक्टिव सेक्टर। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो गया ऐसी पॉलिसी, ऐसी अथॉरिटीज, ऐसा हर एक पर्टिकुलर चीज जो कि किसमें मनी में मेजरेबल होता है, उसको बोलते हैं अपन मॉनेटरी अथॉरिटीज। तो पूरा का पूरा कंट्रोल इकोनॉमी का जो कि मनी से रिलेटेड है वो कौन करता है, यहाँ पे आरबीआई ही करता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आरबीआई का होता है। आरबीआई ही इसके अंदर क्या करती है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हर एक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का काम भी किसका ही होता है, आरबीआई का ही होता है। कमर्शियल बैंक को ही नहीं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो कि बैंकिंग सेक्टर की जैसा ही काम करते हैं, उनको भी कंट्रोल कौन ही करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, वो भी क्या कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रखना, मैंने बताया था आपको कि आप एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक वो रहता है डिपार्टमेंट, और एक अकाउंट भी ओपन रहता है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। तो उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी क्या किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग से। और आरबीआई एक अकाउंट अपने पास में ओपन करता है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। उसके अंदर जो बाहर की जो करेंसी होती है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है ना, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। और उसका एक एक्ट भी बना हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर, जो कि पूरी जितनी भी एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं अपन और इंटरनल ट्रेड करते हैं, मतलब बाहर से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उन सभी के बारे में पूरी फैसिलिटीज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और भी बात करें जैसे डेवलपमेंट रोल का, तो डेवलपमेंट रोल भी एक अदा करता है कौन, आरबीआई।
डेवलपमेंट रोल का मतलब ये है कि भाई जो आरबीआई जो है इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी करता है, टाइम टू टाइम न्यू पॉलिसीज लेकर आता है अलग अलग, ठीक है ना, लोन प्रोवाइड करने का काम भी करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, किसानों के लिए भी बहुत सारे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। एक बैंक बना था नाबार्ड, ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वो 1982 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उसमें किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज उनको उसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, वहां पर एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर आरबीआई भी क्या करती है, अलग अलग बहुत सारे प्रयास करती है ताकि क्या हो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर के अंदर। और भी बात करें, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये मैंने बता दिया था। गवर्नमेंट है उसका अकाउंट, नॉर्मली हमारा अकाउंट तो कमर्शियल बैंक में होता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो कहाँ होता है, वो आरबीआई में होता है। तो आरबीआई जो है उसके पास में गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे टाइम टू टाइम मैंने ये भी बताया था, इंफॉर्मेशन पब्लिश करती रहती है आरबीआई, जर्नल्स में, बुलेटिन्स में, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, मंथली बुलेटिन्स के अंदर डालती रहती है। कोई भी रेट्स चेंज होती रहती है तो वो भी उसके अंदर बताती रहती है। तो ये भी एक फंक्शन है किसका, आरबीआई का, ठीक है। एनुअल पब्लिकेशन की बात करें तो पूरे साल भर में पब्लिकेशन जो आती है उनमें भी आरबीआई क्या करती है, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह डालती है, कितना पूरे इकोनॉमी को प्रॉफिट्स हुआ है, कितना अभी सिचुएशन डाउनफॉल में चल रही है, ठीक है। मतलब क्या, तेरा अकाउंट का मतलब क्या होता है, तेरा अकाउंट किस में है? अरे यशराज, तेरा अकाउंट किस में है? किसी में ही नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो गवर्नमेंट का अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट का, सरकार सरकार का, वो आरबीआई में ओपन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं बोल रहा मैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो अपना अपना अकाउंट होता है अलग अलग सभी का। आपके कोई भी घर वाले हैं तो उसके अकाउंट तुम सोचो आरबीआई में होगा, नहीं, वो नहीं होगा आरबीआई। चलिए, तो अब मैंने एनुअल पब्लिकेशन बताया, फिर उसके बाद में मैं बता रहा हूँ कि मंथली पब्लिकेशन, तो आपने नाम भी सुना होगा मंथली पब्लिकेशन का, आरबीआई बुलेटिन भी आता है मंथली, हर महीने आता है। आप इसको खरीदो ताकि उसको उसको पढ़कर आपको नॉलेज मिलती रहे, ठीक है ना। मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यूज, ठीक है, ये भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है आरबीआई का, पूरा का पूरा, आगे आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आगे रेट बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन, हर चीज का रिव्यूज यहाँ से मिलते रहते हैं जो भी पब्लिकेशन करवाते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी चीजें क्या फंक्शंस हैं आरबीआई के। अब एक पॉइंट आपको और रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। बात तो क्या करेंगे, ये चीजें वैसे तो मैंने आपको बता दी है। जैसे अभी हमने क्रेडिट कंट्रोल के मेथड पढ़े थे ना, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड पढ़ा था हमने क्वांटिटेटिव मेथड, तो उसके अंदर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर। तो
CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, और SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, और दो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये हमको और पढ़ने हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। और कंपैरिजन भी हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये दो चीजें बची हुई है, इन दो चीजों को हम पढ़ेंगे। और आप सभी लोग अब इसका वर्क स्टार्ट कर दीजिए। आपने बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास में वर्क सेंड ही नहीं करते हैं, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, अब मैं वहां पर आपकी कॉपी मंगवाऊंगा। आपको आज क्या है, मंगलवार है, तो मंडे को आपको सभी को कॉपी तैयार रखनी है। मंडे को आपकी कॉपी चेक होने के लिए आएगी। ठीक है ना, वो बता देंगे कैसे आएगी। मंडे को आपकी कॉपी चेक होगी इकोनॉमिक्स की सभी स्टूडेंट्स की। ठीक है, मैं कलेक्ट कर लूंगा मंडे को, और आपको बता देंगे कि कहाँ पर आपको देनी है, ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन मंडे को आपकी कॉपी सभी की चेक होगी, पूरा काम उसके अंदर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। सभी स्टूडेंट सुन लेना, सीमा, यशराज, मंथन, संदीप, निकिता, संजना, गगनदीप, विनय, कुश, रिप्लाई करो सारे। अभी पता चल जाए कौन कौन क्लास ले रहा है। विनय भी ले रहा है, गगन भी ले रही है, मंथन तो ले रहा है, निकिता, निकिता, कुछ आईपी का है। अच्छा, कुछ आईपी का है। ओके ओके, सीमा ओके सर, संदीप ओके सर, ठीक है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। अब सभी लोग एक बार बेटा, मंथन, मैं आपका स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए, आप एक्सेप्ट कीजिए एक बार। ये लो, मैंने स्पीकर ऑन किया है, अब बोलिए आप। मंथन, मंथन, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो आपको कुछ भी बोलना है तो बेटा ऐसे बोल सकते हो। ओके सर, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ सर। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और वर्क का खास तौर से ध्यान रखिए, और लर्न भी करते रहिए। क्योंकि क्या है कि आप लर्न करोगे ना, तो फिर आपका एग्जाम कब होंगे? आपके तुरंत ये क्लासेस जैसे ऑनलाइन खत्म हो जाएगी और स्कूल स्टार्ट होते ही आपके एग्जाम भी लिए जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि एकदम से फिर आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, लर्न भी करते रहिए टाइम टू टाइम। और दूसरा चीज, आपको खुद को ही समझना होगा कि 12th क्लास है ये, तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को ही लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट रखनी है। ठीक है सभी लोग? ओके, थैंक यू।